दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड से कविता बनारस दिशा, जिसे कि कवि केदारनाथ सिंह ने लिखा है। इन कविताओं के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। यानी कि इस पाठ का वाचन हम पूर्व में कर चुके हैं एक वीडियो बना करके, और उसके अंदर कवि केदारनाथ सिंह का संक्षिप्त परिचय, कविता का भाव, अर्थ, सारांश एवं विश्लेषण करते हुए उसकी व्याख्या को स्पष्ट करने का प्रयास किया है उस वीडियो के माध्यम से। अब इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। बनारस कविता के प्रश्न लेते हैं, उसके बाद फिर दिशा के। तो पहला प्रश्न है, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? उत्तर, कवि के अनुसार अचानक बनारस में वसंत का आगमन होता है। मोहल्लों के हर स्थानों पर धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। प्रायः वसंत में फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, नए पत्ते तथा कोपलें निकलने लगती हैं। परंतु इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है, जो धूल से भरा होता है। भिखारी के कटोरों के मध्य वसंत उतरता दिखाई देता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं। यहाँ तक इस मौसम में बंदरों की आँखों में नमी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? उत्तर है, खाली कटोरों में वसंत का उतरना का आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लगी है। इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखें बिछाए बैठे हुए थे, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी और लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई हैं और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। अतः कवि इस स्थिति को खाली कटोरों में वसंत का उतरना कहता है। प्रश्न नंबर 3 है, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? उत्तर है, कवि बनारस की पूर्णता को उसके उल्लास भरे दिन से दर्शाता है। उसके अनुसार यह शहर हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। यहाँ का हर दिन तकलीफ़ों तथा कठिनाइयों के बाद भी उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता को वह मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है। उसके अनुसार रोज ही यहाँ कितने शव दाह संस्कार के लिए गंगा घाट की ओर जाते हैं। वे शव कंधों पर सवार होकर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल रहे होते हैं। यह रिक्तता बनारस का नित्य क्रम है, जो मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। अगला प्रश्न है, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? उत्तर है, कवि के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे ही यहाँ मंदिरों में घंटे बजते हैं तथा शाम भी यहाँ धीरे धीरे होती है। कवि के अनुसार यहाँ सभी कार्य धीरे धीरे होना
इस शहर की विशेषता है, यह शहर को सामूहिक लय प्रदान करता है। धीरे धीरे शब्दों द्वारा कवि बनारस में हो रहे बदलावों को दर्शाता है। उसके अनुसार सारी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की रफ्तार इतनी तेज है कि पुराना सब खो गया है। लोग स्वयं को इन बदलावों में झोंक रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, परंतु बनारस इन बदलावों से अभी तक अछूता है। वहाँ बदलाव हो अवश्य रहे हैं, परंतु उनकी रफ्तार बहुत कम है, धीमी है। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक मान्यताएं वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। वह अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए है। तेजी के इस दौर में वह भूत तथा वर्तमान से बंधे हुए दृढ़तापूर्वक चल रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? उत्तर है, धीरे धीरे की इस सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा हुआ है। यह लय इस शहर को मजबूती प्रदान करती है। धीरे धीरे की सामूहिक लय में यहाँ बदलाव नहीं हुए हैं और चीज़ें प्राचीन काल से जहाँ विद्यमान थी वहीं पर स्थित हैं। गंगा के घाटों पर बंधी नाव आज भी वहीं बंधी रहती है जहाँ सदियों से बंधी चली आ रही है। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाऊँ भी सदियों से उसी स्थान पर सुसज्जित हैं। भाव यह है कि धीरे धीरे की सामूहिक लय के कारण शहर बंधा ही नहीं है, बल्कि वह इस कारण से मजबूत हो गया है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से यह शहर अछूता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी ही हैं। लोग आज वैसे ही गंगा को माता की संज्ञा देकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनमें आधुनिक सभ्यता का रंग नहीं चढ़ा है, इसलिए यह शहर अपने पुराने स्वरूप को संभाले हुए बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर है, कवि के अनुसार सही सांझ के समय यदि कोई बनारस शहर में कोई जाता है तो उसे निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। यहाँ मंदिरों में हो रही आरती के कारण सारा वातावरण आलोकित हो रहा होता है। आरती के आलोक में बनारस शहर की सुंदरता अतुलनीय हो जाती है। यह कभी आधा जल में या आधा जल के ऊपर सा जान पड़ता है। यहाँ प्राचीनता तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है। अर्थात जहाँ एक ओर यहाँ प्राचीन मान्यताएं जीवित हैं, वहीं यह बदलाव की ओर भी अग्रसर है। गंगा के घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं शवों का दाह संस्कार होता है, जो हमें जीवन के कड़वे सत्य के दर्शन कराता है। प्रश्न नंबर 7 है, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बनारस शहर के लिए 2 जगह मानवीय क्रियाएं अभिलक्षित हुई हैं। वे इस प्रकार हैं। इस महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस में धूल भरी आंधी चलने से इस शहर के गली मोहल्लों में धूल ही धूल नजर आ रही है, जिसके कारण पूरा शहर धूल से अट गया है। अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस आध्यात्मिकता में इतना रत है कि उसे हो रहे बदलावों के विषयों में ज्ञान ही नहीं है। बनारस अब आधुनिकता की तरफ भी अग्रसर है। वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान खड़ा है। प्रश्न 8 है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, यह धीरे धीरे होना समूचे शहर को। ख, अगर ध्यान से देखो और आधा नहीं है। ग, अपनी एक टांग पर बेखबर। क का उत्तर है, धीरे धीरे होना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके माध्यम से कवि ने बनारस में हो रहे बदलावों की गति को व्यक्त किया है।
धीरेपन को बनारस की विशेषता बताया गया है। लाक्षणिकता का भाव भाषा में समाहित है। ख, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बनारस की विचित्रता को दर्शाया है। उसे यहाँ सब कुछ पूर्ण नहीं दिखाई देता, वह आधा बोलकर इस अधूरेपन को व्यक्त करता है। प्रतीकात्मकता का भाव विद्यमान है तथा अनुप्रास अलंकार की छटा भी बिखरी हुई है। आधा शब्द पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करता है। ग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बनारस की आध्यात्मिकता का परिचय देता है। वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ है और दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान है। अनुप्रास की छटा दिखाई देती है। एक टांग पर खड़ा होना मुहावरा है। प्रस्तुत अंश में इसका प्रभावी प्रयोग है। प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिकता का समावेश है। अब दिशा कविता के प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं। प्रश्न 1 है, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? उत्तर है, बच्चे का उधर उधर कहना प्रकट करता है कि उस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही है। जहाँ उसकी पतंग उड़ रही है वह उसी दिशा को जानता है। हिमालय की दिशा का उसे ज्ञान नहीं है, वह तो उसी दिशा पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। प्रश्न नंबर 2 है, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि मैं पहले समझता था कि मैं जानता हूँ हिमालय कहाँ है, अर्थात मुझे मालूम था कि हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, परंतु बच्चे से इसके बारे में विपरीत दिशा जानकर मालूम हुआ कि जो मुझे पता है वह तो गलत है। हर मनुष्य का सोचने समझने का नज़रिया तथा उसका यथार्थ अलग अलग होता है। उसी के आधार पर वह तय करता है कि क्या सही है। बच्चे के लिए उसकी पतंग बहुत महत्वपूर्ण थी। हिमालय की दिशा से उसे कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस अपनी पतंग को पा लेना चाहता है। वह पतंग जिस दिशा में बढ़ती है वही उसका सत्य है। योग्यता विस्तार के प्रश्नोत्तरों की बात करें तो प्रश्न 1, आप बनारस के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर है, बनारस भारत के प्राचीन क्षेत्रों में से एक है। यह 3000 वर्ष पुराना शहर माना जाता है। इसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, इसलिए भी यह आध्यात्मिक महत्व रखता है। वरना और असी नामक 2 नदियों के मध्य होने के कारण इसका नाम बनारस पड़ा। प्रसिद्ध संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना यहीं पर रहकर की थी। बनारस संगीत तथा अध्यात्म का सदियों से केंद्र रहा है। काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बनारस में ही स्थित है। मशहूर शहनाई वादक और भारत के ताज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने यहीं से अपनी शुरुआत की थी। वे यहाँ के प्रसिद्ध संगीत घराने से थे। इस शहर ने भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद जैसे हीरे दिए हैं। बनारस की बनारसी साड़ी, बनारसी पान, बनारसी ठग तथा कलाकंद मिठाई यहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर 2, बनारस के चित्र इकट्ठे कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप स्वयं इंटरनेट की सहायता से चित्र एकत्रित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, बनारस शहर की विशेषताएं जानिए। तो बनारस शहर की विशेषताएं आप जान सकते हैं नेट के माध्यम से, फिर भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं कुछ चीज़ें। यह भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। यह अपनी बनारसी साड़ियों के लिए विश्वविख्यात है। यह अध्यात्म का केंद्र है। यह मंदिरों का शहर है। यहाँ खेली जाने वाली होली स्वयं में अनोखी और विख्यात है। यह संगीत घरानों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के शहनाई वादक विख्यात बिस्मिल्लाह खां हुए हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का सुंदर रूप देखने को मिलता है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में मुस्लिम बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ ही द्वार खुलते थे। बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में हुआ था, जो बनारस के ही समीप था। हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध और
जैन धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी बनारस विशेष महत्व रखता है। पूरे भारत में भारत माता का एकमात्र मंदिर बनारस में ही है जहां उनकी पूजा होती है। तो विद्यार्थियों, बनारस और दिशा पाठ के प्रश्न उत्तरों की वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। इसे देख करके आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और इन पाठों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।